हेलो एवरीवन। विजय अकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे लेखांकन शब्दावली के ऊपर। तो ये किन के लिए इम्पोर्टेंट है? तो देखिए, कॉमर्स की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस सब के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। खास करके जैसे अभी यूपी एसएससी की जो जूनियर ऑडिटर के एग्जाम है, जो ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट की एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जो एचपीपीएससी द्वारा जारी की गई एग्जाम है उसमें ये इंपॉर्टेंट है। एमपीटीटी, आप जो भी कॉमर्स की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये वीडियो आपको हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम इसमें क्या बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं लेखांकन शब्दावली की। अब लेखांकन शब्दावली का मतलब क्या हुआ? लेखांकन शब्दावली को हम अगर एकदम सिंपल भाषा में समझे तो वो ये होता है कि जो भी अकाउंटिंग में शब्दों को यूज किया जाता है उसका एक्चुअल में मतलब क्या है। तो जब भी आप कॉमर्स पढ़ेंगे तो आपको इन शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इन शब्दों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनर यहाँ से एक से दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो डायरेक्टली लेखांकन शब्दावली या अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो आपको अगर ये आएगा तो एक तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, और दूसरा जो बेनिफिट मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपकी कॉमर्स को लेकर के या अकाउंट्स को लेकर के आपकी समझ बहुत अच्छी बन जाएगी और आपको चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप इसी तरह के वीडियो और चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा कि आने वाले टाइम में जब भी मैं ऐसे वीडियो लेकर के आऊं तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और साथ ही साथ आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट पर, और वो है पूंजी या कैपिटल। इसका क्या मतलब होता है? तो देखो, पूंजी या कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा। कौन सा पैसा? वो पैसा जो कौन लगाता है? जो स्वामी लगाता है, मतलब जो ऑनर होता है। जो व्यापार का क्या होता है? जो व्यापार का ऑनर होता है उसके द्वारा जो पैसे लगाए जाते हैं हम उसे कहते हैं क्या? पूंजी। उसे क्या कहते हैं? पूंजी। ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम इसको समझने के लिए, फिर जो थ्योरी है उसको भी हम पढ़ लेंगे। तो सपोज करिए एक एग्जांपल ये है कि ये है मिस्टर ए। ठीक है, ये क्या है? मिस्टर ए है। अब मिस्टर ए ने ये प्लान किया कि मैं क्या खोलने वाला हूं। सपोज करिए इन्होंने एक प्लान किया कि मैं एक फैक्ट्री डालने वाला हूं। क्या करने वाले हैं? ये एक फैक्ट्री डालने वाले हैं। ठीक है, ये एक फैक्ट्री डालने वाले हैं। तो अब इनको फैक्ट्री लेने के लिए क्या करनी पड़ेगी? एक तो जमीन लेनी पड़ेगी, और फिर ये फैक्ट्री बनाने के लिए, ये पूरी फैक्ट्री बनेगी तो इसको बनाने के लिए पैसा लगेगा। तो इन्होंने पता लगा कि जो फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन आएगी वो 10 लाख या 20 लाख के आसपास की जमीन आ जाएगी, और 30 से 40 लाख रुपए मुझे जो है फैक्ट्री बनाने में लगेंगे। तो इन्होंने ये व्यापार के लिए अपने पास से 60 लाख रुपए खर्चा करे। इन्होंने इस व्यापार के लिए क्या करा? अपने पास से कितने खर्चा करे? 60 लाख रुपए। तो ये जो 60 लाख रुपए इन्होंने अपने पास से खर्चा करे, किसके लिए? ये बिल्डिंग या जो फैक्ट्री बनाने के लिए ये जो लैंड खरीदना पड़ी, और जो ये टीन शेड बनाना पड़ा, इसके लिए जो इन्होंने अपने पास से ये 60 लाख रुपए खर्चा करे हैं, इस 60 लाख रुपए को हम क्या बोलेंगे? पूंजी। हम क्या बोलेंगे? पूंजी। तो पूंजी बोली जाएगी, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा पूंजी या कैपिटल। क्यों इसको ऐसा बोला जाएगा? क्योंकि ये किसके द्वारा लगाई गई है? ये लगाई गई है व्यापार के स्वामी द्वारा। ठीक है, व्यापार के स्वामी द्वारा। क्योंकि देखिए, व्यापार के स्वामी अब जो पैसा लगाया है इस फैक्ट्री में, क्या वो बीच में कभी निकाल सकते हैं? नहीं। सामान्यतः कब निकलता है? जो पूंजी का पैसा होता है वो सबसे एंड में निकाला जाता है, व्यापार बंद किया जाता है। थोड़ी बहुत वो ड्राइंग कर लेते हैं, मतलब अपने पैसों, जब जब उन्हें थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है तो वो पैसे निकाल लेते हैं अपनी निजी जरूरतों के लिए। पर सामान्यतः जो पैसा लगाया जाता है व्यापार के स्वामी द्वारा, वो किस लिए लगाया जाता है? ताकि व्यापार को चालू किया जाए, व्यापार को अच्छा चलाया जाए, और बाद में जब व्यापार बंद कर दिया जाए तो एंड में वो अपने पैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है? इससे बोला जाता है पूंजी। ठीक है। तो
पूंजी का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी धनराशि या ऐसी चीजें जो किसके द्वारा लगाई गई है, जो व्यापार के स्वामी के द्वारा लगाई गई है या जो ऑनर है उसके द्वारा लगाई गई है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कैपिटल। ठीक है। तो अब एक सवाल और आ सकता है आपका कि क्या कैपिटल में हम केवल कैश ही लगा सकते हैं, मतलब जो कैश में पैसा दिया क्या केवल वही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कैश भी लगा सकते हैं। मतलब अगर कोई व्यापार का स्वामी है, उसके पास पैसे थे तो उसने पैसे से क्या करा, यहाँ पर जमीन खरीद ली और यहाँ पर ये फैक्ट्री लगाने के लिए सारे सामान खरीदा, तो उन्होंने कैश भी लगा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि व्यापार का स्वामी अपनी तरफ से क्या लगा दे, उतनी लैंड, मतलब व्यापार में क्या लगा दे, उतनी अपनी, उसके पास जमीन पड़ी हुई थी, उसने वो जमीन ले दी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो केस हो, वो कोई दूसरी चीज भी हो सकती है। मतलब वो अपने पास, अगर उनके पास कच्चा माल है तो वो कच्चा माल व्यापार में लगा सकते हैं, स्टॉक लगा सकते हैं, है ना, लैंड लगा सकते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो केवल कैश ही लगाएं। तो बस ध्यान क्या रखने वाली है बात है, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी कोई व्यापार के स्वामी द्वारा, जब भी कोई व्यापार के स्वामी द्वारा या ऑनर के द्वारा जो भी पैसा लगाया जाता है या जो भी चीजें लगाई जाती हैं, वो सब किस कैटेगरी में आती हैं, वो आती हैं पूंजी की कैपिटल। वो किस कैटेगरी में आती हैं, पूंजी की परिभाषा या पूंजी के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो अब अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो हम क्या बोलेंगे कि व्यापार के स्वामी द्वारा कितना पैसा लगाया गया, तो व्यापार के स्वामी द्वारा लगाया गया है 60 लाख रुपए। तो 60 लाख रुपए को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कैपिटल। ठीक है। समझ में आई कैपिटल का मतलब, कि कैपिटल का मतलब है एक ऐसा पैसा जो व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगा दिया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, पूंजी। तो व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए जो धन, है ना, जैसे अभी मैंने बताया कि कैश लगा दी उन्होंने, रोकड़ या अन्य संपत्ति के रूप में लगाया जाता है। अन्य संपत्ति मतलब अन्य कोई सी भी और असेट लगा सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर उनके पास लैंड होती तो वो लैंड लगा देते, तो ये हो जाता, या उनके पास स्टॉक पड़ा होता तो वो स्टॉक लगा देते। तो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल कैश भी हो, अगर कोई दूसरा सामान भी लगा रहे हैं या वो भूमि दे रहे हैं या वो अपने पास से जो स्टॉक रखा था वो दे रहे हैं, तो उसको भी क्या माना जाएगा, तो उसे भी कैपिटल माना जाएगा। तो उसे भी क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। व्यवसाय में पूंजी लाभ अर्जन के उद्देश्य से लगाई जाती है। तो भैया कैपिटल क्यों लगाई, इस व्यापारी ने जो 60 लाख रुपए लगाए वो किस लिए लगाए, क्या ये व्यापार करके लोगों का भला करना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं? एक्चुअल में जो लोगों की समस्याएं तो दूर करना होता है व्यापार का उद्देश्य, पर मेनली उद्देश्य क्या होता है, मेनली जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। क्या चाहता है कोई भी व्यापारी, कि भैया अगर मैं कुछ पैसे लगा रहा हूं तो उससे मुझे क्या मिले, 2 पैसे और ज्यादा मिले। तो उनको क्या उद्देश्य होता है इसके पीछे का, तो उसके पीछे का जो उद्देश्य होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है। चलिए फटाफट से बात आगे कर लेते हैं हम। लाभ का वह भाग जो व्यवसाय से निकाला नहीं गया है उसे पूंजी में वृद्धि करता है। ठीक है। मतलब इससे क्या होता है कि जो भी हम प्रॉफिट कमाएंगे, और अगर वो जो प्रॉफिट, अब भैया पूरा प्रॉफिट जो बना है, ये पैसा किसने लगाया था, ये पैसा लगाया था स्वामी ने। तो अब इस पैसा लगाने से अगर कोई प्रॉफिट बनता है और उसको अगर हम व्यापार से नहीं निकालते, मतलब विड्रॉ नहीं करते, तो उससे क्या होती है, हमारी कैपिटल बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि ये सारा पैसा किसका होता है, ये सारा पैसा स्वामी का होता है, तो इसलिए स्वामी की उसमें जोड़ दिया जाता है पूंजी में। तो जो प्रॉफिट बच जाता है उसको क्या कर देते हैं, स्वामी की जो कैपिटल होती है कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो इस पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा, या थ्योरी पैटर्न में पूछा जाता है। वो क्या पूछा जाता है, वो ये बोल देते हैं कि व्यापार के जो प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है उसका क्या एडजस्टमेंट किया जाएगा, जो प्रॉफिट हुआ है इस साल का, उसका एडजस्टमेंट क्या किया जाएगा। तो जो भी प्रॉफिट बचता है एंड में, उसको क्या कर दिया जाता है, तो उसको हम बोलेंगे ऐड कर दिया जाता है। किस में ऐड कर दिया जाता है, तो कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए लिखो कि ओपनिंग कैपिटल थी, ओपनिंग कैपिटल जो थी, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, ओपनिंग कैपिटल थी सपोज करिए 60 लाख रुपए। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का कितना था, 60 लाख रुपए। अब इस साल हमने व्यापार करा और उस व्यापार से हमको प्रॉफिट कितना हो गया, उस व्यापार से हमको प्रॉफिट हो गया 15 लाख का।
ठीक है, 15 लाख का नेट प्रॉफिट हो गया, मतलब सब कुछ खर्चे घटाने के बाद हमारे पास जो पैसा बचा वो बचा है 15 लाख रुपए। तो अब इसका क्या किया जाएगा, तो अब इसको जो है कैपिटल में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो ये कैपिटल में हमने प्रॉफिट इस वर्ष का जो 15 लाख रुपए था उसको कर दिया ऐड। तो जो हमारा प्रॉफिट, जो क्लोजिंग कैपिटल बची वो कितनी हो जाएगी, तो जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल होगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 75 लाख रुपीस। ठीक है, 75 लाख रुपए जो है हमारी कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, और इसके उल्टे इसका उल्टा हो जाता है, मतलब अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता तो फिर हम क्या करते, हम कर देते लेस, और उससे हमारी कैपिटल क्या हो जाती, उतनी कम हो जाती। तो कई बार एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है कि वर्ष में हुए लाभ का क्या एडजस्टमेंट किया जाएगा, जो वर्ष में लाभ अंत में बच गया उसको क्या किया जाएगा। तो जो भी प्रॉफिट अंत में बच जाता है उसे क्या कर दिया जाता है, कैपिटल में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अन्य शब्दों में संपत्तियों का दायित्व पर आधिक्य क्या कहलाता है, संपत्तियों का दायित्व पर आधिक्य क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, जो भी असेट का जो एक्सेस अमाउंट है, असेट का किस पर एक्सेस अमाउंट है, कैपिटल पर, वो सब क्या है, वो सब पूंजी है। तो देखो पूंजी क्यों है, क्योंकि जो भी पैसा बच जाएगा वो सब किसका होगा, वो अल्टीमेटली होगा उसके स्वामी का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी क्या है, अगर हमको कैपिटल निकालनी हो तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या आता है, कैपिटल का फॉर्मूला आता है असेट माइनस लाइबिलिटी। तो जो भी संपत्तियां हैं उसमें से जब अगर हम दायित्व को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होती है, हमें प्राप्त होती है कैपिटल। ठीक है, हमें क्या प्राप्त होती है, हमें क्या प्राप्त होती है, कैपिटल। और इसका अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला भी, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला लिखोगे तो वो ये हो जाएगा कि असेट बराबर लाइबिलिटीज, क्या लिख देंगे आप, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, है ना। इसलिए हम देखते हैं कि बैलेंस शीट के दोनों पक्षों का योग क्या होता है, बराबर होता है। तो इधर क्या होती है, आपके असेट, असेट के बराबर क्या आ जाएगा, लाइबिलिटी। तो अब हम क्या करेंगे, जो असेट दी हुई है, जो संपत्तियां दी हुई है उसमें से क्या घटा देंगे, उसमें से अगर हम लाइबिलिटी घटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगी, हमारे पास बच जाएगी कैपिटल। और ये कैपिटल बच गई, इसका मतलब क्या है कि जो भी पैसा बचा है वो सब किसका है, वो सब है व्यापार के स्वामी का। समझ में आई। चलिए, स्वामी द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय में लगाई गई धनराशि, है ना, रोकड़ या संपत्ति को क्या बोलते हैं, पूंजी कहा जाता है। व्यवसाय में लाभ होने पर पूंजी में क्या होगी, वृद्धि होती है, तथा व्यवसाय में हानि होने पर क्या होगी, पूंजी में कमी होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा हम उसको कैपिटल में जोड़ देते हैं और जो भी लॉस होगा वो क्या हो जाता है, कैपिटल से कम हो जाता है। और ये वाला पॉइंट है जिस पर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है और कई बार वापस भी पूछ सकते हैं। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। पृथक अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार, है ना, पृथक अस्तित्व की अवधारणा, जब हम अवधारणाएं पढ़ेंगे, ठीक है, तो मैं आपको ये पूरी अवधारणाएं पढ़ेंगे तो उसमें ये एक अवधारणा होती है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। इसको मैं अभी आपको 2 मिनट में समझा भी दूंगा कि पृथक अस्तित्व की अवधारणा क्या होती है। पृथक अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार पूंजी व्यवसाय के स्वामी के प्रति व्यवसाय का क्या होती है, व्यवसाय का दायित्व होता है। मतलब क्या होता है, व्यापार, व्यापार के लिए जो पूंजी लगाई है, भले ही व्यापार किसका है, व्यापार स्वामी का ही है, बट वो कैपिटल क्या होगी, व्यापार के लिए होगी दायित्व, मतलब उसके लिए भी क्या है, लाइबिलिटी है, जिसे स्थिति विवरण में दायित्व पक्ष में पूंजी के रूप में दर्शाया जाता है। इसलिए हम क्या कैपिटल को जो कैपिटल होती है उसको क्या दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं पूंजी के अंदर। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि व्यवसाय के लिए वो क्या है, व्यवसाय के लिए वो है दायित्व, मतलब लाइबिलिटी है। तो पृथक वैधानिक अस्तित्व की अवधारणा क्या बोलती है, अब इसको समझ लेते हैं। तो देखो, पृथक वैधानिक अस्तित्व की अवधारणा ये कहती है कि जो व्यापार का स्वामी है, पृथक वैधानिक अस्तित्व की अवधारणा क्या बोलती है, पृथक वैधानिक अस्तित्व की अवधारणा यह बोलती है कि जो व्यापार का स्वामी है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर आ जाइए, देखो इसका मतलब क्या होता है कि जो व्यापार का स्वामी है, जैसे ये स्वामी है, इनका नाम क्या है, मिस्टर बी, मिस्टर बी, ये मिस्टर बी है और ये इनका व्यापार है, ये फैक्ट्री इनकी, ठीक है, ये इनकी क्या है, ये इनकी है फैक्ट्री। तो अब इन्होंने फैक्ट्री के लिए क्या करा, फैक्ट्री के लिए इन्होंने लगाए थे 60 लाख रुपए। तो पृथक वैधानिक अस्तित्व की अवधारणा क्या बोलती है, पृथक वैधानिक अस्तित्व की अवधारणा ये कहती है कि जो मिस्टर बी है, भले ही 60 लाख रुपए इन्होंने लगाए हैं ये व्यापार में, और पूरा का पूरा इस व्यापार पर किसका अधिकार है, पूरा की पूरा इस व्यापार पर जो अधिकार है वो है मिस्टर
बी का ही। बट पृथक वैधानिक अस्तित्व की अवधारणा ये कहती है, सेपरेट लीगल एंटिटी की अवधारणा ये कहती है कि भैया ये जो स्वामी है इसको और इस व्यापार को, ये इनका ये क्या है, फैक्ट्री, तो यही तो व्यापार है, यही काम कर रहे थे इसमें, ये फैक्ट्री में माल बना रहे थे। तो जो व्यापार है और व्यापार का स्वामी है, मतलब जो ऑनर और बिजनेस, दोनों को क्या माना जाएगा, दोनों को अलग अलग माना जाएगा। मतलब क्या है, ये एक अलग पर्सन है और ये एक अलग पर्सन है, ऐसा माना जाएगा इसमें, अकाउंट्स में, कि भैया जो स्वामी है वो एक अलग पर्सन है और ये एक, और जो उसका व्यापार है वो एक अलग पर्सन है। तो इसलिए जो स्वामी ने 60 लाख रुपए दिए हैं, जो स्वामी ने 60 लाख रुपए अपने व्यापार को दिए हैं, वो किसी दूसरे व्यक्ति को दिए हैं। इसलिए अगर आप इसके नजर से देखोगे, इस व्यापार के नजर से देखोगे, तो ये पैसे किससे मिले, ये पैसे मिस्टर बी से मिले हैं। तो मिस्टर बी से पैसे मिले तो मिस्टर बी को अब हमको कभी ना कभी तो लौटाने पड़ेंगे। इसीलिए इसको क्या माना जाएगा, इसको माना जाएगा दायित्व। इसीलिए पूंजी को क्या माना जाता है, पूंजी को व्यापार की दृष्टि से दायित्व माना जाता है। और सिंपल भाषा में आप इसको ऐसे समझिए कि मैं हूं, ठीक है, ये कौन हूं, ये मैं हूं, है ना, ये मैं हूं। अब आप मेरे पास आए एक दिन कि सर मेरे को एक बिजनेस खोलना है। मैंने बोला आप बताइए क्या बिजनेस है, आपने बताया कि सर ऐसा ऐसा बिजनेस है, तो मुझे लगा यार बिजनेस तो बढ़िया है। तो अब आपने बोला सर आपको बिजनेस अच्छा लगा ना मेरा, तो आप ऐसा करिए मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए, मैं आपको बाद में जब मेरा बिजनेस चालू हो जाएगा तो मैं आपको पैसे आपके लौटा दूंगा। तो अब मैंने बोला ठीक है। तो अब देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने आपको पैसे दिए कि नहीं दिए, ये 50,000 रुपए की, ये लीजिए अपना व्यापार चला लीजिए। तो अब आपके लिए जो मैंने 50,000 रुपए आपको दिए हैं, वो आपके लिए क्या है, वो आपके असेट है। अब आप बोलोगे सर पैसे आपने दे दिए अब आप भूल जाइए, ऐसा होगा क्या, नहीं, आप बोलेंगे ना कि थोड़े समय बाद सर मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए दायित्व है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप एक अलग पर्सन है और मैं एक अलग पर्सन हूं, है ना, और आपने मुझसे पैसे लिए हैं तो आपको कभी ना कभी तो वो पैसे लौटाने होंगे। तो बस यही बात पृथक वैधानिक अस्तित्व की अवधारणा भी लागू करती है कि जो स्वामी है वो और उसका व्यापार क्या है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों क्या है, अलग अलग व्यक्ति हैं। तो इसलिए जो व्यापारी ने अपने भले ही व्यापार में पैसा लगाया है, बट फिर भी क्या है, वो उस व्यापार के लिए वो क्या है, एक दायित्व है, क्योंकि वो एक अलग पर्सन है और उसके लिए क्या है, ये दायित्व है और उसे कभी ना कभी इसको अपने स्वामी को वापस देना होगा। तो इसको बोला जाता है क्या, पृथक वैधानिक अस्तित्व की अवधारणा। तो अब एग्जामिनर एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछता है, तो वो क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा, वो किससे पूछता है, पृथक वैधानिक अस्तित्व की अवधारणा। जब मैं वो पढ़ाऊंगा तो आपको जरूर से बताऊंगा, बट फिर भी अभी पॉइंट है तो वो याद रखिएगा कि किस अवधारणा के अंतर्गत व्यापार के स्वामी को और उसके व्यापार को अलग अलग समझा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, कभी भी पूछ लेते हैं। तो पृथक वैधानिक अस्तित्व की अवधारणा के अंतर्गत स्वामी जो है वो और उसका व्यापार दोनों को अलग अलग समझा जाता है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। तो पृथक वैधानिक अस्तित्व की अवधारणा का मतलब समझ में आया। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं कैपिटल का। ए ने 50,000 रुपए नगद और 70,000 रुपए का माल। तो देखो इन्होंने क्या दिया, अभी हमने ऊपर जो एग्जांपल समझा था उसमें 60 लाख रुपए पूरा की पूरा क्या दे रहे थे, वो पूरा की पूरा 60 लाख रुपए कैश दे रहे थे। बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो, यहाँ पर मिस्टर ए ने 50,000 रुपए तो कैश दिया और 60,000 का क्या दिया, 60,000 का माल दिया। तो क्या माल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। क्या लैंड भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और 1 लाख रुपए का फर्नीचर लगाया। तो देखो 1 लाख रुपए का फर्नीचर मतलब उसने क्या लगा दी, असेट भी लगा दी है। तो अब उसकी टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, 50,000 प्लस 70,000 प्लस 1 लाख, है ना। तो 50 और 70 एक 20 और एक 20 एक 2 20, तो 2,20,000 क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। समझ में आई बात, पूंजी का मतलब समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया पूंजी का। ठीक है, तो ये होता है पूंजी का मतलब। पूंजी का मतलब क्या है, एक लाइन में अगर हमको लिखना हो तो हम कहेंगे व्यापार व्यवसाय में स्वामी के द्वारा जो भी चीजें लगाई जाती हैं व्यापार प्रारंभ करने के लिए, वो सारे पैसों को हम क्या बोलते हैं, वो सारे पैसों को हम बोलते हैं पूंजी। ठीक है, तो ये तो हो गई पूंजी की बात। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर से बनता है वो बनता है ये वाले पर कि पूंजी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो असेट माइनस लाइबिलिटी, तो हमारे पास क्या आ जाती है, कैपिटल। पॉइंट नंबर थर्ड जो क्या है,
वो है पृथक वैधानिक अस्तित्व की अवधारणा। पृथक वैधानिक अस्तित्व की अवधारणा क्या बोलती है कि व्यापार का स्वामी और व्यापार दोनों अलग अलग होते हैं, इसीलिए जो व्यापार के स्वामी ने पूंजी दी है उसको व्यापार के लिए क्या माना जाएगा, दायित्व माना जाएगा। ठीक है। जो पॉइंट नंबर 4 यहां से हमें ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि पूंजी में क्या क्या लगा सकते हैं, तो पूंजी में हर एक चीज को शामिल किया गया है, चाहे आप वो केस लगा दे या संपत्ति लगा दे, और इसके लिए हमारे पास ये एग्जाम्पल भी है। समझ में आ गई तो पूंजी की बात, है ना। ठीक है, तो समझ में आया ये वीडियो। ऐसी वीडियो में अगले वीडियो में हम क्या टॉपिक, अगले वीडियो में हम एक और कंसेप्ट को कवर करेंगे। तो ऐसे एक छोटे छोटे वीडियो में हम चीजों को कवर करेंगे कंसेप्चुअली, ताकि आपको चीजें समझ में आती जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से करिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, और अपना कमेंट जरूर से करिएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, क्या आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं। तो ये उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसमें ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में बाकी सारी टर्मिनोलॉजी पर बात करेंगे, और फिर जो आप टॉपिक बताएंगे मुझे, मैं कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक्स पर भी आपके लिए वीडियो जल्द से जल्द लेकर के आऊं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।